चलिए शुरुआत करते हैं योर स्टॉक की। और सबसे पहले वो पता जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। झटपट आपके स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश कर देते हैं। एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फंड मार्ट के हरीश उजारे भी जुड़ गए हैं। हरीश जी हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और चलिए यहाँ पर हल्का सा बाजार का चेक और उसके बाद आपके पास आएंगे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपसे लिए जाएंगे। लेकिन बाजार देखिए यहाँ पर अपनी चाल बदलते हुए, और कल जो सपाट क्लोजिंग हुई थी, आज हम बाजार में थोड़ी सी हरियाली ज्यादा पकड़ती हुई देख रहे हैं। 25,170 के लेवल, 100 अंकों के पार निफ्टी दिखाई दे रहा है। 350 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स लगभग आधा % मजबूत। बैंक निफ्टी आप देखिए, हालांकि एक्सपायरी का दिन है इसीलिए थोड़ा सा सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। और क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो के मुताबिक भी अगर एडवांसेस का खेमा देखें तो भारी पड़ता हुआ 728 डिक्लाइंस और 1947 यहाँ पे हमें एडवांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि आज ब्रॉडर इंडिसेस भी अच्छा ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधा % की मजबूती के साथ निफ्टी हम मिड कैप और स्मॉल कैप में आज एक्शन देख रहे हैं। अक्रॉस द सेक्टर्स आज मजबूती है, तेजी है। ऑटो क्षेत्र लगभग 1% ऊपर। टॉप काउंटर्स हम देख सकते हैं निफ्टी में ऑटो कंपनीज के ही नाम भी शुमार है। इसके अलावा आईटी भी तेजी में है। एफएमसीजी लगभग काफी फ्लैट, लेकिन हम देख रहे हैं हरे निशान मोमेंटम बनता हुआ। मेटल्स और रियलिटी में 1/4% तक की तेजी, लेकिन डिफेंस आप देखिए आज भी अच्छा करता हुआ लगभग आधा % मजबूत। ये पूरा सेक्टर हमें कारोबार में दिखाई दे रहा है। हरीश जी के पास चलते हैं। और हरीश जी यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्पार्क होती हुई बाजार में, हालांकि एक्सपायरी है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है मे बी आने वाले कारोबारी घंटों में, लेकिन ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। बिल्कुल आज का ट्रेडिंग सेशन हम लोग बोल सकते हैं एक अच्छा शुरुआत देखने मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो लेवल हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूसली 25,000 के ऊपर टिकने के बावजूद मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर भी जो रेजिस्टेंस था छोटा सा 25,150 के अराउंड, तो उसके ऊपर भी स्टॉक इंडेक्स निकलने होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आज अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है आगे, जहां पे मुझे लग रहा है कि 24,250 से लेकर 500 लेवल्स भी एक मीडियम टर्म में देखने मिल सकता है रैली निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक भी अप्रोच भी रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है बिल्कुल वहां पे मुझे लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बहुत सारे सेक्टर्स में देखा है तो टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में 24,150 के ऊपर टिक जाता है। करेंटली तो टिक ही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 घंटे के अगर वो होल्डिंग कर सकता है ऊपर की ओर, मुझे लग रहा है कि 24,250 और 500 के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो पोजिशनल में बेसिस में मुझे लग रहा है कि निफ्टी के लिए तेजी बन सकती है। अभी जिस बैंक निफ्टी की बात करते हैं, कई दिनों के बाद एक पहली बार हमने 55,000 का लेवल क्रॉस करते हुए देखा हुआ है। जो रेजिस्टेंस था मुझे क्लियरली क्रॉस किया आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट लेवल देखने रहेंगे ऊपर की ओर 55,500 तक। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पर भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिस तरीके से लगा था बैंक निफ्टी वहां पे निकल के आया हुआ है, अगर बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 54,750 के साथ स्टॉप के साथ। मुझे लग रहा है कि 55,500 से लेके 650 के टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर यह नजरिया इस वक्त हरीश जी की तरफ से आता हुआ, और इन सब के बीच में अब हम अपने पहले कॉलर को जोड़ते हैं। आशीष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बताइए आशीष, क्या मदद की जाए? कौन सा शेयर आपने लिया है, किस भाव पे लिया है? सर मेरे पास सुज़लोन के 1800 शेयर हैं 6390 के प्राइस पे। ओके। और ये मैंने अभी लिया है कुछ 1-2 महीने पहले। और यस बैंक के मेरे पास 2600 शेयर हैं 2290 के प्राइस पे। इसको लिए मुझे काफी टाइम हो गया है। यस बैंक उसके बाद 27 भी गया था और अभी 24 भी गया था हाल ही में 2-3 महीने पहले, पर मैंने सेल नहीं किया। बट अभी मेरा 2 से 3 महीने का टारगेट है दोनों का, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, दोनों ही स्टॉक पे आप 2 से 3 महीने का नजरिया चाहते हैं ना? जी, शॉर्ट टर्म। ठीक है। तो यस बैंक लगभग 23 रुपए के आसपास की खरीदारी हरीश जी, और वहीं अगर हम सुज़लोन की बात करें तो यहां पर भी इन्होंने लगभग 60 रुपए के आसपास खरीदारी की हुई है।
इन दोनों स्टॉक पे 2 से 3 महीने का नज़रिया ये चाहते हैं। अगर हम पिछले 1 महीने में सुज़लॉन में देखें तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम इस तरह का नज़र नहीं आया है। हालांकि पिछले 6 महीने में 7% चला है ये स्टॉक का। अगर हम यस बैंक को देखें, फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार आज गिरावट का शिकार। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने लगभग 9.5% का उछाल देखा है, 9.5% तक का रिटर्न दिया है। तो यस बैंक 23 रुपए की खरीद, बात करें अगर हम सुज़लॉन की तो ये भी ऊपरी स्तरों की खरीद है। दोनों पर राय दीजिए। प्रशांत जी बिल्कुल, अगर पहले हम लोग अगर एस बैंक की बात करते हैं, देखिए एस बैंक बिल्कुल नीचे लेवल से थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 16 के आसपास से बाउंस होते हुए नजर आ रहा है। फिर देखा है तो अभी भी एक कंसोलिडेशन में है। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है 22 के अराउंड। अगर 22 के ऊपर टिक जाता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकता है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बन सकता है। तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं मैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि लेकिन जो भी है एक 22 के ऊपर टिकना चाहिए, तब जाके मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकता है, जहां पे स्टॉक प्राइस को 25 और 27 के आसपास से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर। तो कुछ टाइम के लिए बने रहना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक प्राइस नीचे से रिकवरी होते नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है आगे जाके। जिस तरीके से निफ्टी में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन दिखाई दे रहा है, तो स्टॉक में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा होल्ड बने रहना चाहिए स्टॉक प्राइस में। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 25 और 27 लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे अगर उनको मिल जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही राय रहेगा कि अगर इनको अच्छा, अगर ऊपर की ओर मिल जाता है, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो बेटर रहेगा कि दूसरे अच्छे स्टॉक्स में वहां पे शिफ्ट करें। तो उस टाइम पे अगर मुझे लग रहा है कि इसमें मेजरली लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो बहुत ऊपर लेवल से जल्दी फिजिल आउट होते हुए नजर आता है हर बार। तो मुझे लग रहा है कि इसमें से अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर ऊपर की ओर मिलता है तो एग्जिट करे और दूसरे अच्छे वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे एस बैंक। दूसरा, अगर सुजलान की बात करते हैं, बिल्कुल अगर सुजलान में देखा है तो एक 2023 के बाद एक अच्छा रैली मिला था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस के आसपास जो है, रेजिस्टेंस है 60 के अराउंड है, तो उसके पास मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक में। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं, थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है स्टॉक प्राइस, लेकिन जो भी है सपोर्ट थोड़ा नीचे के लेवल है। पहला सपोर्ट जो है 55, उसके नीचे मुझे लग रहा है कि 50 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना है। तो जब तक ये 50 के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से तेजी रहेगा इसमें, तो होल्ड बने रह सकते हैं, लेकिन 50 के स्टॉक प्राइस मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ हेमंत साहब भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए हेमंत जी, किन स्टॉक्स में खरीदारी कर रखी है, क्या सवाल है? मैम, हमने गोदरेज कंज्यूमर में 1270 रुपए में 100 शेयर ले रखा है। ओके। और एक और है कोलगेट पामोलिव 2400 रुपए, 2400। 2400 ना, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैम मैंने लिया है, तो इसे क्या करना आगे? मोमेंटम लग रहा है या निकल जाऊं? चलिए, आपने कंजम्पशन थीम के प्ले आउट होने के फायदे की उम्मीद में यहाँ पर इनमें खरीदारी कर रखी है? हाँ मैम, हाँ। शॉर्ट टर्म है, लेकिन बाइंग प्राइस पर एक बार सलाह हम दे देते हैं। क्या कहेंगे हरीश जी? देखिए, थीम तो प्ले आउट हो रही है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस के मुताबिक क्या प्ले आउट हो पाएगी? 1270 गोदरेज कंज्यूमर में, और यहाँ पर 2400 इनकी बाइंग प्राइस है कोलगेट में। क्या कहेंगे? अगर देखा है तो इन द बाइंग प्राइस के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर का, देखिए कंसोलिडेशन में स्टॉक है, लेकिन हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है अभी भी। तो ओवरऑल ट्रेंड तो तेजी का है, लेकिन अगर देखा है तो रेजिस्टेंस जो है 1305-1300 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलने के लिए ऑलमोस्ट 2-3 बार कोशिश किया स्टॉक प्राइस, लेकिन वहां पे फेल होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 1305 का लेवल निकलना जरूरी है, तब भी जाके हम लोगों को एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। अगर इनको शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो अगर 1300 के आसपास आता है तो उनको वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। तो दूसरे अच्छे वाले स्टॉक्स, मोमेंटम के लिए ट्रेडिंग करना है, तो वहां पे दूसरे स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि होल्ड बने रहना चाहिए। और सपोर्ट की बात करते हैं तो 1220 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि होल्ड बने रहे थोड़े टाइम के लिए, और 1300 के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है तो। और कॉलपाल की बात करते हैं, देखिए कॉलपाल में हमने एक डीप करेक्शन देखने मिल रहा था, वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी देखा है तो इसमें एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो बना रहा है 200 डे मूविंग एवरेज का 2500 के आसपास है।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी बन सकता है। अगर 2500 का लेवल अगर निकल जाता है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी बन सकता है। तो तब जाके मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल्स 2700 2750 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी दोनों स्टॉक्स में ऐसा कुछ वीकनेस तो नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल करेक्शन हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़े टाइम के लिए अगर उनको होल्ड रखना है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं दोनों स्टॉक्स में। और कोलपाल में मुझे लग रहा है कि ऊपर 2500 के ऊपर एक तेजी देखने मिल सकती है। 1300 के ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज में, और यहां पर आपको खास तौर पे 2500 के ऊपर कोलपा में एक तेजी देखने को मिल सकती है। ये इस वक्त नजरिया सामने आता हुआ। अगले दर्शक को जोड़ते हैं। दीपक हमारे साथ हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में इनका सवाल है। दीपक, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं भिंड मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए, किस भाव पे लिया आपने बजाज हाउसिंग? सर मैंने 111.80 पे लिया है, 100 शेयर है, तो इसमें अपन 5 साल या 6 साल का टाइम दे सकते हैं, कितना क्या रहेगा? ठीक है, बजाज हाउसिंग को 4 से 5 साल देना चाहते हैं, लंबी अवधि का नजरिया है। मैं एक बार फिर से बता दूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की यहां पर बात हो रही है। 111 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। हरीश जी, अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखें, इनकी बाइंग तो चलिए अच्छे लेवल पे है, और चूंकि लंबा वक्त भी देना चाहते हैं, 4 से 5 साल, बताइए इस वक्त इन तमाम ट्रेंड्स को देखते हुए 4-5 साल तो बहुत आगे की बात है, फिर भी लॉन्ग टर्म का नजरिया क्या बन रहा है? बिल्कुल प्रशांत जी, अगर पहले चीज है कि ये स्टॉक जो है रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो वहां से लगातार डाउन ट्रेंड देखने मिला। ऑलमोस्ट लिस्टिंग के टाइम पे हाई बनाया था 188 का, वहां से स्टॉक प्राइस 106 तक आ चुका था। तो वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रहा है। जिस तरीके से इनका अप्रोच है एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो थोड़ा मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसका जो डेटा है टेक्निकली थोड़ा छोटा है, छोटा रेंज का डेटा है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा बेस बन चुका है, 106 के आसपास मुझे इंडिकेशन दे रहा है। तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि 126 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो 145 150 लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के इनका अप्रोच है, तो मुझे लग रहा है कि इनको फंडामेंटली ट्रैक करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए इस स्टॉक में, तब भी जाके इसमें फिर से एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से 125 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 140 150 लेवल देखने मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस में। हाउसिंग फाइनेंस पर यह रणनीति आपको यहां पर मिलती हुई। चलिए इन सब के बीच में आप बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। तो चलिए, हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? जी नमस्कार प्रशांत जी, मॉर्निंग। देखिए लार्सन में आज एक रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और 200 EMA पे बेस बनने के बाद ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। तो लार्सन का 3650 का कॉल बाय करना है, ये अराउंड 31 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 7 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 79। इसका जो लॉट साइज है 175 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 4200 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 8400 के। इनकी रणनीति, शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका इस अहम स्ट्रेटजी के लिए। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, आपको LNT बाय करनी है 3650 की कॉल सितंबर सीरीज की, और ये आपको 31 रुपए के प्रीमियम के आसपास लेनी है। स्टॉप लॉस 7 रुपए का लगाना है, और यहां पर लक्ष्य जो है वो 79 यानी 79 रुपए के लग सकते हैं। अगर लॉट साइज की बात करें तो उस हिसाब से मैक्सिमम रिस्क जो है वो यहां पर 4200 तक का नजर आ सकता है, और जो नुकसान है वो 84, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 8400 तक की नजर आ सकती है। इसके अलावा सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है ये भी जान लीजिए। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग पैसा गंवाते हैं। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें, पक्की तैयारी हो तो ही इसमें उतरें, और इसके साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आपके ढेर सारे सवाल हैं, कुछ अहम खबरों पर भी नजर आएगी, बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। प्रमोद साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं प्रमोद जी? मैं यूपी उन्नाव से बोल रहा हूँ मैम। ओके, GMR एयरपोर्ट्स आपके पास है? जी। किस भाव पे लिया है? कब तक रुकना चाहते हैं सर इसमें आप? मैंने 85-90 पे लिया था। 600 शेयर है। मैं 3 महीने के लिए इंतजार कर सकता हूँ। ठीक है, 3 महीने का समय आप रुक सकते हैं। फिलहाल आप मुनाफे में भी है। कोई स्टॉप लॉस लगाया है आपने अपने लिए? जी। ओके, कितने का? जी मैम। स्टॉप लॉस कितने का लगाया है? मैंने लगाया है 82 का। 82 पर। ओके, चलिए ठीक है। हरीश जी क्या कहेंगे? 85 की बाइंग प्राइस है, वेरी इंटरेस्टिंग, और प्रॉफिट में है फिलहाल। कविता जी बिल्कुल, अगर GMR एयरपोर्ट्स की बात करते हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंफ्रा में बिल्कुल एक मोमेंटम बना हुआ है लास्ट कुछ दिनों से, अगर देखा तो नीचे लेवल से GMR स्टॉक GMR एयरपोर्ट्स में अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा है नीचे से। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस है जो है 200 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि रिसेंटली एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि रिसेंटली जो हाई था 97 के लेवल्स, तो 90 उस लेवल तक बिल्कुल देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर पोजिशनल में बेसिस में लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 100 का प्राइस भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक हाई टॉप हाई बॉटम है, तेजी है, स्टॉक उनको बने रहना चाहिए। बिल्कुल इनका स्टॉप लॉस भी सही है, और थोड़ा ट्रायल करने के लिए चाहे तो 85 के आसपास भी उनको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो उनको ट्रायलिंग स्टॉप लॉस भी थोड़ा ऊपर करते जा सकते हैं। तो फिलहाल के मुझे लग रहा है कि 85 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके इसी स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 97 और 100 का लेवल भी देखने मिल सकता है एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, तो बने रहना चाहिए GMR एयरपोर्ट्स में। की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है और चार्ट्स के मुताबिक काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक। यूट्यूब से पंकज का सवाल लेंगे, और हरीश जी इन्होंने ऑयल इंडिया में खरीदारी कर रखी है। बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं इनकी 540 है। ऑल्सो फेडरल बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और 208 की इनकी क्वांटिटी है। फेडरल बैंक में ये अपना लेवल बता रहे हैं, मेरे ख्याल से हाँ 208 की इनकी बाइंग प्राइस है। 3000 क्वांटिटी है इनकी। कविता जी अगर पहले हम लोग ऑल इंडिया की बात करते हैं, देखिए ऑल इंडिया में थोड़ा अंडर परफॉर्म देखने मिल रहा था लास्ट 2-3 महीनों से। लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। अभी फिलहाल देखा है तो एक सपोर्ट जोन बन रहा है 380 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि लेकिन जिस तरीके से एक ऑयल सेक्टर में रिबाउंस देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑयल इंडिया में भी एक जल्दी बाउंस देखने मिल सकता है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 425 के आसपास है, तो उसके ऊपर निकलता है तो ये 450 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक मीडियम रेंज में थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई मेजर अप ट्रेंड रिवर्सल दिखाई नहीं दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म बाउंस बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। तो उस लेवल पे अगर उनको एग्जिट करना है तो वहाँ पे सोच भी सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इनका अगर लंबे समय का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में वो अभी भी ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। तो स्टॉक प्राइस अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड बने रह सकता है। अगर शॉर्ट टर्म पर स्ट्रेटेजी है तो ऊपर के लेवल के आसपास 425-430 के आसपास एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं ऑयल इंडिया में। और दूसरा चीज फेडरल बैंक की बात करते हैं। देखिए फेडरल बैंक में क्लियरली एक हाई टॉप हाई बॉटम मेंटेन करते हुए स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि रिसेंटली एक बेस बन चुका है 187 के आसपास, तो वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। तो ओवरऑल तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस को 205 से लेकर 210 का लेवल देखने मिल सकता है एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ओवरऑल अभी मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 185 के आसपास, और बने रहना चाहिए ऊपर की ओर 205 और 210 के लिए फेडरल बैंक में। तो ये है राय आपको फेडरल बैंक पर और आपके बाकी स्टॉक्स पर मिलती हुई। चलिए अनूप गुप्ता जी का सवाल लेते हैं, और इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, और इनकी बाइंग प्राइस बता दूं IRFC में 160 रुपए की है। हरीश जी, IRFC में बहुत सारे सवाल लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर भी इन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है, अच्छा खासा नुकसान होता हुआ। बताइए क्या रणनीति रखी जाए IRFC में? प्रशांत जी बिल्कुल, अगर देखा है तो लास्ट 3-4 महीने से अगर देखा है तो रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा गिरावट देखने मिल रहा था। उसके बाद
मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन में जा चुके हैं सारे स्टॉक्स, मेजरली रेलवे के। तो अभी देखा है तो आईआरएफसी की चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डबल बटन का फॉर्मेशन बन चुका है और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड होते नजर आ रहा है। तो 115 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है आईआरएफसी में, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट एक तेजी के लिए दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है अभी फिलहाल के लिए 134 135 के पास। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर निकलता देख अच्छा रैली देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में, और ऊपर मुझे लग रहा है कि 150 160 लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म में तेजी है, क्लियरली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा होल्ड करना चाहिए, कुछ टाइम पीरियड हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और देखने मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल तेजी का ही रुझान है इसमें। तो ऊपर की ओर 132 के ऊपर बिल्कुल स्टॉक में एक मोमेंटम बिल्टअप मुझे नजर आ सकता है, तो जो कि 150 और 160 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए। अगर लॉन्ग टर्म नजर आया तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बताया 115 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, तो उसी के स्टॉक के साथ थोड़ा मेंटेन करना चाहिए आईआरएफसी में। ये राय आपको मिलती हुई। चलिए, शुक्रिया करेंगे हरीश जी अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ, यो स्टॉक्स बस थोड़ी देर में। रूप में हमने आपके सामने रखी। इस बीच मुझे खुशी हो रही है, इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अक्षय भागवत साहब। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रशांत बात कर रहा हूं, और आपके जुड़ते ही पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं डेहरी ऑन सोन बिहार से बात कर रहा हूं। जी जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। मेरे पास 48 शेयर हैं फोर्टिस के। फोर्टिस, ओके, जो मैंने 697 पे लिया है। ठीक है, ठीक है। और मैं 1 साल के लिए जानना चाहता हूं कि क्या मैं इसे होल्ड करके रखूं या कब निकलूं इसमें से। चलिए, अरुण जी का आपकी समस्या का समाधान करते हैं। सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छे स्तरों पर खरीदारी की है। 697 के आसपास अरुण की खरीदारी है अक्षय, और वहां से इनको मुनाफा होता हुआ, और अभी भी किसी जल्दबाजी में नहीं है। मतलब उनको अभी 1 साल और इस स्टॉक को देना चाहते हैं। तो क्या 1 साल देना सही रहेगा अक्षय? जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रशांत। अगर आप फोर्टिस का प्राइस ट्रेंड देखें तो एक तरफा तेजी हमने गए 7 महीने में देखी है। फोर्टिस में 600 से लेके 970 करंट मार्केट प्राइस, और इस स्तर पे जिस लेवल पे फोर्टिस ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा जो प्राइस पैटर्न है वो थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर आपको 1000 और 1020 के स्तर से थोड़े ऊपर लेवल से देखने को मिल सकता है। तो ये टेम्परेरी प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहेगा, पर उसमें स्टॉक में एक रुकावट आ सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप हाफ क्वांटिटी जो है आपकी होल्डिंग की 1000 और 1020 के आसपास आधी क्वांटिटी बुक कर ले, और बाकी की आपकी 1 ईयर प्लस की होल्डिंग है उसको आप बना के रखें, और ब्रॉडर 1 ईयर प्लस के टारगेट 1100 के लिए बने रहे। ऑलराइट, राकेश झा जी का सवाल लेंगे। बजाज हाउसिंग में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस 145 के आसपास है। सर नमस्कार, क्या हालचाल? ठीक है मैम। मैंने बजाज हाउसिंग जी जी तो अभी तक मैं 10 ईयर्स के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म ना? क्या करना है लॉन्ग टर्म मैम? ठीक है, ठीक है। 145 बाइंग प्राइस है ना? हाँ, यस मैम। ओके, अक्षय? तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आप लिस्टिंग के बाद देखें तो थोड़ी सी जो है स्टॉक में दबाव बना पड़ा है, वॉल्यूम्स का एक्शन कम है, और जो लिस्टिंग प्राइस 170-75 जहां से देखा स्टॉक अभी 116 पे बना है। एक पॉजिटिव अगर उम्मीद देखें तो 110-105 गए 5-6 महीने में एक सपोर्ट जोन
बन रहा है और धीरे धीरे स्टॉक सपोर्ट से रिकवरी करने की कोशिश में है। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत प्राइस चार्ट्स पे नहीं दिख पा रहा है। फिलहाल एक पुल बैक रैली का सिनारियो है जिसके चलते एक टारगेट 130 से 135 इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलना इस ट्रेड में, जो बनेगा 100 का 100 का, वो टूटता है तो एग्जिट लेना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि हल्की सी रिकवरी आपको 130 या 135 तक देखने को मिल सकती है, जहां पे एक बार आपको अपना मुनाफा बांध लेना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आपको राय मिलती हुई अक्षय, जरा मार्केट को भी देखिए। शुरुआत में चूंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए थे तो मार्केट पर आपकी राय नहीं हो पाई थी। इस वक्त निफ्टी 25,150 के पास और बैंक निफ्टी 55,100 के पास कारोबार करता हुआ। आज के दिन के लिए बाजार को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, ब्रॉडर मार्केट एक्शन हर तरफ और तमाम सेक्टर्स में भी जिस तरह का मोमेंटम है, ये एक तरह का कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है। जी, तो दो अहम बातें प्रशांत। आज अगर आप देखें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो जो है थोड़ी सी वोलेटिलिटी इंट्राडे में देखने को मिल सकती है आपको। और जो दूसरी चीज है वो फेड की इवेंट है, जो कल हमें पता चलेगा। रेट कट होने की काफी उम्मीदें है मार्केट को, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड जिसके चलते हमें गए 6-7 दिन में बन पा रहा है। लेवल वाइज देखें तो 25,150 हमने 21 अगस्त को देखा था, जिसके बाद हमने एक करेक्शन देखा था 24,300 तक। तो ये रेजिस्टेंस से डील कर रहे हैं, काफी अहम रेजिस्टेंस है। तो इंट्राडे में मेरा मानना है कि जिस स्तर पे हम ट्रेड हो रहे हैं काफी एक पिवोटल जोन है। मेरे हिसाब से साइडवेज मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है इंट्राडे में। 25,200 ये मैक्सिमम अपसाइड शायद देखने को मिले, बट अगर थोड़ा सा करेक्शन आए इंट्राडे में तो 25,100 तक जा सकता है। तो कुल मिला के वोलेटाइल डे रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो 25,200 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स या निफ्टी में पोजीशन बनाए तेजी की तरफ। चलिए, लेकिन इस बीच एक अहम खबर, आईपीओ मार्केट रेगुलेटर यहाँ पर सेबी ने कल ही कैनरा, रोबोको, एएमसी, यहाँ पर पाइन लैब्स और इसके साथ साथ हीरो मोटो सहित 6 नए आईपीओस को मंजूरी दे दी है। और इस साल अब तक कैसा रहा है आईपीओ मार्केट का हाल, किन आईपीओस को मिला सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन, किन आईपीओस ने लिस्टिंग में मारी है बाजी। शरद दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। शरद जी बिल्कुल, 2025 जो है प्राइमरी मार्केट्स का साल है। ऑफकोर्स सेकेंडरी मार्केट साइडवेज रहे हैं जिस तरह डोमेस्टिक और ग्लोबल क्यूज डेवलप है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में भरपूर एक्शन आपको देखने मिला है। अब हम लेके आते हैं स्टॉक्स जहां पे लिस्टिंग डे गेन सबसे ज़्यादा देखने मिली इस साल। हाईवे इंफ्रा देखिए 73% का जो है रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिला। आदित्य इन्फोटेक, क्वाड्रांट फ्यूचर टेक और इवन जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को पहले दिन ही मालामाल कर दिया। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन 2025 में देखने मिले हैं और सबसे मोस्ट सब्सक्राइब जो आईपीओ आया था वो था हाईवे इंफ्रा का, वो 250 गुना ज़्यादा बढ़ा था। वही इंडोफार्म इक्विपमेंट की बात करें, डेंटा वाटर, स्टालिन इंडिया, ये भी 130 सब्सक्रिप्शन लेवल्स के ऊपर देखने मिले। क्वाड्रांट फ्यूचर टेक, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और हाल ही में अर्बन कंपनी देखे तो 100 से ज़्यादा की जो है सब्सक्रिप्शन आपको देखने मिला। और याद रखिए ये सारे मेन बोर्ड वाले आईपीओ हैं। 2025 में मेगा आईपीओस का भी प्लान है और यहाँ पे 6 मेगा आईपीओस की जो है प्लानिंग है, जो इंक्लूड करते हैं टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंडकार्ट, ग्रो, फोन पे, जहाँ पे आप देखेंगे 10,000 करोड़ से ज़्यादा के आईपीओ जो आने वाले हैं। रिलायंस जियो का भी जो आईपीओ है वो फर्स्ट हाफ 26 आएगा। इसके अलावा स्टार्टअप के आईपीओस की बात करें तो ये लिस्ट आपके सामने देख रही है, जिसमें इनक्रेड, जेप्टो, फोन पे जैसे स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। और हाल ही में सेबी ने भी जो है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग बड़े बड़े आईपीओस के लिए नॉर्म्स को ईज़ किया था। अब हम बात करेंगे मेन बोर्ड के जो आईपीओ के वेल्थ क्रिएशन आपको कहाँ देखने मिली है। और 3 साल के हमने डेटा लिए, 2025, 2024 और 2023। यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ आईपीओस के और उनके पॉजिटिव आईपीओ लिस्टिंग, उस पर भी हम बात करेंगे। और 2025 में 56 आईपीओस आए हैं टोटली, और उसमें अगर देखा जाए जो पॉजिटिव लिस्टिंग है वो 42 इश्यूज़ में देखने मिले। 2024 में 2023 के आंकड़े आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन करंटली देखें तो ये आईपीओस की संख्या और बढ़ सकती है और 70-80 बड़े आईपीओस मेन बोर्ड के साल के अंत तक आ सकते हैं। और पॉजिटिव लिस्टिंग की भी जो है बाजार में एक्सपेक्टेशंस अच्छी दिख रही है। तो नेट प्राइमरी मार्केट्स में जो है भरपूर एक्शन आपको देखने मिला। और इस हफ्ते भी देखें तो 6 मेन बोर्ड आईपीओस खुल रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि सेबी की भी जो अप्रूवल्स आईपीओ की तरफ से धड़ाधड़ करके आ रही है।
राइट, तो यहाँ पर धमाकेदार बाजार आईपीओस का दिखाई दे रहा है और ऐसे में लगातार आईपीओ सेंट्रल हम आपके लिए खास पेशकश भी लेकर आते हैं जहाँ पर हम पूरी एनालिसिस करते हैं रोजाना जितने भी आईपीओस लिस्ट हुए हैं कि आपको अपनी मेहनत की कमाई उनमें लगानी चाहिए या नहीं। लेकिन इस बीच दर्शकों का जुड़ना भी जारी है। जितेंद्र का सवाल हम लेंगे। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जितेंद्र जी, अपने टीवी की वॉल्यूम को आप कम कर लीजिए और मुझसे फोन पर बात कीजिए। हेलो मैडम, मेरे पास कैनरा बैंक के 15,000 शेयर्स है। ओके। एक साल से होल्ड किया 112 का प्राइस पे। वो हमेशा 117-18 जाता है, फिर नीचे आ जाता है। क्या करना है, उसको रखना है या बेचना है मुझे? और एक सवाल है बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस कितने पे लिया है? बजाज फाइनेंस मेरे पास 945 का 4,000 शेयर्स है। हाँ, 945 ना। ओके। हाँ, तो अभी 1025 तक गया था, वापस नीचे आ गया और मेरे पास 10-15 लाख रुपया और है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ? अच्छा सर, कुल मिला के सभी काउंटर्स में और जो नया आपको निवेश करना है, कितना नजरिया है आपका? वो जो निवेश करना है उसका नजरिया मेरा लॉन्ग टर्म का है, 2 से 5 साल। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो पैसे लगे हुए हैं आपके कैनरा बैंक 1 साल से होल्ड किया ही हुआ मैंने। हाँ। तो उसमें रिटर्न मिला नहीं, निगेटिव रिटर्न ही अभी तक। ओके, चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। तो अक्षय, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा बैंक में तो आप रणनीति बताइएगा। 10 से 12 लाख इनको और भी डालने हैं लगभग 2 से 5 साल के लिए। बताइए क्या रणनीति हो, निवेश का नजरिया होगा? जी, तो कैनरा बैंक, जिसे व्यूअर ने बहुत सही कहा, बार बार 117, 120 के स्तर पे गए 3 महीने से वहां पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। पर अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म मंथली चार्ट्स देखे तो जिस तरीके का प्राइस वॉल्यूम सेटअप बन पा रहा है, मेरा मानना है कि ये रेजिस्टेंस जल्द ही ब्रेक होने के संकेत दिख पा रहे हैं। अपसाइड ब्रेकआउट के चांसेस है और इसके चलते फिलहाल जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है 130 ये आपका टारगेट बनेगा। और अगर लॉन्गर टर्म 1 ईयर प्लस के होराइजन से देखें तो ब्रॉडर टारगेट ऑल टाइम हाई लेवल करीबन 155 से 160 ये कैनरा बैंक के टारगेट टेक्निकली बन पा रहे हैं। तो सुझाव ये रहेगा कि आपने अच्छे स्तर पे बाय करा है तो 130 के लेवल पे थोड़ा सा आप पोजीशंस में मुनाफा बांध ले, करीबन 30 to 40% क्वांटिटी आप बुक कर ले और बाकी का जो क्वांटिटी है आप होल्ड करें 155, 160 लॉन्गर टर्म 1 ईयर प्लस के टाइम होराइजन से। बजाज होल्डिंग फाइनेंस, इस शो पे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है कि एक मोर ऑफ अ पुल बैक रैली है, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। तो इस पे एक रिवाइज स्टॉप लॉस का अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। वो रिवाइज स्टॉप लॉस बनेगा 100 का और अगर थोड़ा सा उछाल स्टॉक 130, 135 के जोन में आने वाले दिनों में करता है तो वहां पे एक बार आप ये स्टॉक में एग्जिट ले लें। ठीक है, तो आपके दोनों ही स्टॉक पे आपको राय मिलती हुई इस बीच अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। मनीष जी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। मनीष, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, एस्टर डीएम लिया हुआ है आपने? 640 को लिया है, 1 महीने नजर किया था लेकिन डाउन आ गया। अच्छा, कितना समय देना चाहते हैं? हम 1 महीने के हिसाब से लिया था, वो होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एस्टर डीएम 640 ऊपरी स्तरों की खरीद। अक्षय, जब लिया था तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से 1 महीने का नजरिया लेकर चल रहे थे, लेकिन फिलहाल एक बेहतर रणनीति चाहते हैं, आपकी राय? जी, देखिए, शॉर्ट टर्म में टेक्निकल प्राइस पैरामीटर्स पे एक न्यूट्रल सेटअप है। जब न्यूट्रल हम कहते हैं तो स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित होने के संकेत मिल पा रहे हैं। जो रेंज फिलहाल हमें दिख पा रहा है प्राइस चार्ट पे वो है 650 ये आपका रेजिस्टेंस जोन है और 580 आपका सपोर्ट है। टेक्निकली थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन से देखे तो स्टॉक अभी भी तेजी के ट्रेंड में है, तो सबसे पहले बने रहने की सलाह होगी। बस आपको वो शॉर्ट टर्म पैरामीटर से थोड़े से मीडियम लॉन्ग टर्म के में जाना है, जहां पे मिनिमम 3 मंथ्स प्लस के होल्डिंग से आपको इस ट्रेड में बने रहना है। 580 तक भी दिखता है स्टॉक तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके चले, एवरेज करे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये रेंज बाउंड दौर मीडियम टर्म के बाद एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देगा, जिसके चलते आप ब्रॉडली 700 या 725 इस टारगेट से स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो आपको तमाम लेवल्स भी बता दिए गए और किस तरह से आपको आगे रणनीति बनानी है ये भी आपको समझा दिया गया। फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को हम शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं योर स्टॉक और यूट्यूब से आप दर्शकों के सवालों पर फोकस करते हैं। वंदना गायकवाड़ का हम सवाल लेंगे। और अक्षय, न्यू इंडिया इंश्योरेंस में इन्होंने जो है खरीदारी कर रखी है और ये अपनी बाइंग प्राइस डिटेल्स के मुताबिक 294 बता रही है। आप ये बताइएगा अब 193 का क्योंकि फिलहाल भाव चल रहा है और ऐसे में इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊंची लग रही है, कितने समय की रिकमेंडेशन होगी निवेशित रहने की? जी, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में अगर प्राइस चार्ट देखें तो मंथली चार्ट्स में बार बार स्टॉक को 210 के लेवल पे रिजेक्शन मिल रहा है। 210 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। गए 5-6 महीने में मल्टीपल टाइम स्टॉक इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है और एक न्यूट्रल टेक्निकल सेटअप है जिसके चलते वापस थोड़ा सा एक कॉशन एडवाइस करूंगा कि एक हल्का सा डिप बन सकता है स्टॉक में, जिसके चलते 150 160 ये लोअर लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो इस व्यू के चलते मेरी राय रहेगी कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आपका व्यू है तो एक बार आप इसमें एग्जिट ले लें और कोई दूसरे स्टॉक का चुनाव करें जहां पे रिटर्न बनने की उम्मीद फास्टर होगी। तो ये है राय आपको मिलती हुई न्यू इंडिया एश्योरेंस पे। अनिल मिश्रा का यूट्यूब पे सवाल लेते हैं और इन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस पे, अच्छा चलिए ये सवाल शायद हो गया है। अच्छा, स्टैनली लाइफस्टाइल पे इन्होंने सवाल पूछा है अनिल मिश्रा जी ने और 300 शेयर है इनके पास। 455 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और अच्छा खासा नुकसान यहां पर झेल रहे हैं। अक्षय, मतलब नुकसान की सीमा जो है वो काफ़ी बड़ी है और इनकी बाइंग प्राइस देखिए 455 की। स्टैनली लाइफस्टाइल अगर आप देख पा रहे हो, कवर करते हो तो ज़रा एक राय दीजिए, नुकसान ज़्यादा है? जी देखिए, प्राइस चार्ट पे तो एक नेगेटिव टेक्निकल ट्रेंड चल रहा है जो डाउन ट्रेंड है, काफी लंबे अरसे से चल रहा है। मेरे हिसाब से लिस्टिंग के बाद ही स्टॉक ज्यादा कुछ चल नहीं पाया और गए कुछ महीने पहले हल्की सी एक राहत की रैली हमने देखी थी, पर उसके बाद वापस काफी कम वॉल्यूम्स शेयर में ट्रेड हो रहे हैं और प्राइस में सेलिंग का दबाव बन पा रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक से एग्जिट करना सही होगा। ओवरऑल लेवल वाइज अप्रोच फॉलो करेंगे तो 350 का रेजिस्टेंस है और करंट टेक्निकल सेटअप के चलते वापस 250 का लेवल जो ऑल टाइम लो है वो टेस्ट होने के संकेत दिख पा रहे हैं। तो एग्जिट की राय रहेगी स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड में। की सलाह यहाँ पर आती हुई और आगे बढ़ते हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ गुप्ता साहब फोन लाइन पर है। मिस्टर AK गुप्ता, नमस्कार, कैसे हैं सर? सर आई एम फाइन। जी बताइए। ये आई एम लुकिंग फॉर द गेटवे डिस्ट्रीब्यूशन। सर ओके, आपने कितने भाव पर ये लिया हुआ है, किस रेट पर? 68 पर। 68 पर लिया हुआ है और आप इसको कब तक होल्ड करके रखना चाहते हैं? ऐसा कोई वो नहीं है, आई कैन गो फॉर लॉन्ग टाइम, नो इश्यूज, बट शुड आई होल्ड, माय पॉइंट इज दैट। ठीक है, बट पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। 68 की इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल तो हम 1% ऊपर भी देख रहे हैं स्टॉक को। बताइएगा, इनके बाइंग प्राइस के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट्स के मुताबिक अक्षय कितना लंबा रुकने की सलाह होगी? जी, न्यूट्रल टेक्निकल सेटअप है और ज़्यादा कुछ प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमें काफ़ी महीनों से दिख नहीं पा रहा है। एक रेंज जो है 65 से 70, इसी रेंज के दायरे में काफ़ी टाइम से स्टॉक सीमित है और अगर लॉन्गर टर्म टेक्निकल सेटअप देखें तो 60 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन है। अगर आप लॉन्गर टर्म से देखें तो अगले 3-4 महीने में तो कुछ बहुत बड़ी मोमेंटम की उम्मीद नहीं दिख पा रही है। 60 और 72 इसी रेंज के दायरे में सीमित रहेगा स्टॉक, तो बेटर रहेगा अगर आपके पास चॉइस है और आप दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़ा फॉल की भी उम्मीद नहीं है करंट रेट से, बट कुछ बड़ी अपसाइड की भी कुछ उम्मीद नहीं है। तो चॉइस आपका है, स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना है तो 55 स्टॉप लॉस रहेगा, पर उम्मीद कर रहा हूं कि अगर हल्का सा बाउंस भी मिलता है कभी 70-72 के रेंज में तो एक बार आप इससे एग्जिट ले लें। तो आपको किस लेवल पे एग्जिट करना है और क्या रणनीति रखनी है ये आपको बता दिया गया अक्षय की तरफ से। हमारे अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। जिग्नेश लांगलिया हैं और इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, पतंजलि पर राय जानना चाहते हैं और 200 शेयर हैं, इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊपरी स्तरों की है, मतलब 1200 के आसपास, लेकिन ये देखना होगा कि ये स्टॉक 1200 तक गया नहीं है। पतंजलि इन्होंने, आई डोंट नो पतंजलि
किस भाव पे इन्होंने, शायद इनके बाइंग प्राइस का कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन पतंजलि क्या राय बन रही है ख़ास तौर पे? अक्षय बताएं ज़रा, ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। जी, तो अगर आप स्टॉक में 2025 साल की बिगनिंग से एक डायरेक्शन देखें तो एक न्यूट्रल या रेंज बाउंड सेटअप है। 540 के लेवल से हमेशा स्टॉक उछलता है और 650 के आसपास आता है तो वहां पे स्टॉक में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। फिलहाल 600 मिडवे ऑफ दिस एंटायर प्राइस बैंड में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो हल्का सा एक सपोर्ट जोन 580 के आसपास बन पा रहा है। अगर शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है तो मेरे हिसाब से 575 का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। एक न्यूट्रल टेक्निकल सेटअप है, तो इसमें अगर आप मिनिमम 1 ईयर प्लस के होल्डिंग से बने रहे तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो एक साल से रेंज का दौर चल रहा है वो पॉजिटिवली अपसाइड ब्रेकआउट की तरफ ओपन अप होगा और लॉन्गर टर्म में शायद 750 प्लस के टारगेट आपको बनते हुए दिखेंगे। तो लॉन्गर टर्म का व्यू से आप इस स्टॉक में होल्ड करके चले। शॉर्ट टर्म व्यू है तो स्टॉक में काफी चॉपीनेस दिख सकता है और उसके चलते क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाएगी, तो होल्ड करें, पर लॉन्गर टर्म से होल्ड करें, ये सलाह रहेगी पतंजलि में। चलिए, थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा और लंबा रुकने की सलाह भी होगी। अगले दर्शक रोहिल अग्रवाल, इनका सवाल लेंगे। और टाटा मोटर्स, अक्षय, इनकी खरीदारी है। बाइंग प्राइस इन्होंने अपनी हमें बता रखी है ऑलमोस्ट 779 और नज़रिया हमें नहीं पता, लेकिन बाइंग प्राइस के हिसाब से और कंसिडरिंग हम देख रहे हैं इतना एक्शन फिलहाल इस स्पेस में और इस काउंटर में दिखाई दे रहा है, कितने तक का टारगेट आप शॉर्ट टर्म में, अगर मैं चाहूँ इनके लिए समझना, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? उसमें एक प्राइस पैटर्न देखे तो 650 पे एक सपोर्ट बेस, ठोस सपोर्ट बेस बना है स्टॉक में और एक रिकवरी रैली की हमें सिग्नल्स स्टॉक दिखा रहा है। तो फिलहाल रिकवरी रैली की उम्मीदें हैं। कोई वी शेप रिकवरी नहीं दिख पा रही है, बट गए 3-4 हफ्ते से 650 से 715 तक रिकवरी कर पा रहा है। अभी चैलेंज होगा स्टॉक को, क्योंकि एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो है 750 के आसपास, उसको फेस करेगा स्टॉक, जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होगा टेक्निकली। अगर ब्रेक कर पाता है तो नए अपसाइड रिवर्सल्स के टारगेट खुलेंगे। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैं कहूंगा और थोड़ी सी तेजी की और उम्मीद है। 740 से 750 ये जोन बहुत ही क्रिटिकल रहेगा स्टॉक के लिए। उस जोन के आसपास आता है तो एक बार अपना मुनाफा बांध ले और फ्रेश रिव्यू उस स्तर पे ले लेंगे कि ब्रेकआउट होगा कि नहीं। पर फिलहाल 740 750 के टारगेट के लिए आप टाटा मोटर्स में बने रह सकते हो। चलिए, 740 750 के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स में आपको रुके रहने की सलाह दी जा रही है। अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? जी, डिस्क्लेमर्स है। स्टॉक्स जो आज शो पे डिस्कस कर रहा है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स में है नहीं, क्लाइंटों को हमने रेकमेंड किया होगा। शुक्रिया अपना समय आज हमें देने के लिए। और इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दें। हम योर स्टॉक के एडिशन को यहीं समेटते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।